तो आज हम लोग बेसिकली फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करने से पहले मीन्स एरिया वेक्टर का थोड़ा सा इंट्यूशन लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ताकि हम फ्लक्स को आसानी से समझ सकें। तो देखो मीन्स एरिया वेक्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो वो ऐसे देखो, मान लो कि बहुत सारा वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है ना, मीन्स ये अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो, जस्ट मान लो मैंने अगर इस तरह रखा, ध्यान से देखना है, परपेंडिकुलर जस्ट, तो यहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पास करेगा। लेकिन मैंने अगर इसको टिल्ट कर दिया तो क्या अभी भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर पास करेगा? नहीं। लेकिन देखो अभी एरिया इसका अभी भी सेम है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर पास करेगा इससे इस ओरिएंटेशन में, वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो जब भी हम लोग फ्लो का बात करते हैं फ्रॉम अ सरफेस, किसी भी एक गिवन एरिया से अगर कितना फ्लो हो रहा है किसी भी चीज़ का, जब हम बात करते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन जो है एरिया का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी ओरिएंटेशन को दिखाने के लिए हम लोग एरिया को एक डायरेक्शन दे देते हैं, और इसी कारण ये एरिया जो हमारा अब तक स्केलर था वो अब एरिया वेक्टर बन जाता है। तो एरिया वेक्टर का यूज बेसिकली इसलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ा उसका, क्योंकि जब किसी फ्लो का बात होता है तो एरिया का ओरिएंटेशन डिफर करता है। अगर ये परपेंडिकुलर है फ्लो के डायरेक्शन में तो मैक्सिमम पास करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जाएंगे कम होता जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में भी टिल्ट करें तो भी सेम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एरिया, अब डायरेक्शन तो मिल गया। डायरेक्शन क्या होगा एरिया का? तो एरिया का नॉर्मल होता है डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन हमेशा इसके एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, जस्ट परपेंडिकुलर अबव। नाउ अब परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक ऊपर एक अंदर की तरफ। तो कौन सा लें? तो इसके लिए कन्वेंशन होता है कि एरिया वेक्टर हमेशा, मतलब अगर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड की तरफ होता है, हमेशा आउटसाइड। यहाँ पे देख दो हो सकता था, एक अंदर की तरफ, लेकिन कन्वेंशन के अनुसार हमेशा हमें आउटसाइड ही लेना होता है एरिया वेक्टर। वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन कैप। एन कैप बेसिकली नॉर्मल वेक्टर को इंडिकेट करता है। नॉर्मल का मतलब तो सिंपल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो जो एरिया के परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। एन कैप जस्ट एक नोटेशन है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। तो अब आते हैं फ्लक्स पे। रुक जाओ एक सेकेंड, एरिया वेक्टर यहाँ तक नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन मान लो। मीन्स ये थोड़ा वेक्टर नोटेशन टाइप में क्वेश्चन, इसीलिए मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है ना, 0,0,0 3D में बात कर रहे हैं। दो पॉइंट लिया मैंने, एक रैंडम सा पॉइंट लिया A, B, C, और एक इधर एक रैंडम सा पॉइंट लिया D, E, F, ठीक है ना। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। यहाँ नहीं बनेगा ये 3D में कुछ, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा पैरेललोग्राम। तुमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, मीन्स एरिया वेक्टर क्या होगा इस पैरेललोग्राम का। ये जस्ट एक नोटेशन दे रहे हैं, मीन्स एक ये समझाने के लिए कि वेक्टर में कैसे ट्रीट करना, तुमको एरिया कैसे फाइंड करते हो उसके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन्स तुम्हें पॉइंट दे देगा, उसके बाद बोलेगा इसका एरिया वेक्टर निकालो, इससे फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ है सब कुछ। तो एरिया निकालने के लिए क्या तुम्हारे पास सिंपल है, दो साइड्स पता है। ये वेक्टर तेरे को पता है आर कैप, ये वेक्टर मान लो R1 कैप, या एक वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। ए वेक्टर इज नथिंग बट DI कैप प्लस EJ कैप प्लस FK कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। तो तुम पढ़े मीन्स पैरेललोग्राम का एरिया पता है क्या होता है, A क्रॉस B। दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल। और अगर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के लिए हाफ A क्रॉस B होता है, और कुछ तो जरूरी नहीं। हाँ ठीक है, तो तुम यहाँ से एरिया निकालिए, एरिया तुमको वेक्टर फॉर्म में मिल गया, ये और अच्छी बात है। ये देखो ये एरिया ना तुमको मीन्स कैसे, देखो ये साइड और ये साइड, ये दोनों मिलकर ये साइड मिला करके एक प्लेन बनाएंगे, जो प्लेन बेसिकली तुम्हारा पैरेललोग्राम बनेगा। और उसके बाद फिर
और पता है ना, मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये ए वेक्टर जो तुम निकालोगे वो इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर होगा, जो कि जस्ट मिलता जुलता हमारा पीछे जो डायरेक्शन का नोटेशन मैंने बताया था उससे। तो इस प्रकार से तुम मीन्स अगर वेक्टर फॉर्म में भी कुछ दिया हुआ तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं, तुम निकाल लोगे इस तरह। तो एरिया वेक्टर पता चल गया क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट एरिया इंटू एन कैप। एन कैप मतलब उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि ज़रूरत तो पड़ा का कैसे यूज करेंगे सो। तो मान लो सेम फ्लो है, ठीक है ना। अब मैंने इस तरह रखा सेप, ध्यान से देखना, इस तरह मैंने सेप रखा पर जस्ट परपेंडिकुलर है फ्लो के। तो सारे एरिया से पास करेगा। अगर मैंने टिल्ट कर दिया तो देखो कितना एरिया से पास कर रहा है, जस्ट इतना। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह टिल्ट करता हूँ तो इसका जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, इसके परपेंडिकुलर में जो प्लेन होगा उसमें जो इसका प्रोजेक्शन होगा बेसिकली उतना ही एरिया से पास कर रहा होगा। इस तरह देखो, इस तरह जस्ट यहाँ से लेना इस तरह। तो इसका मान लो कि ध्यान से देखना, इसका ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना। ये एक प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर इस तरह नहीं, रुक जाओ यहाँ बना देता हूँ मैं। मान लो ये प्लेन कुछ, यार ये कैसे बनेगा डायग्राम। मान लो ये प्लेन इस तरह, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरह होगा, एन कैप देखो कुछ ऊपर की तरफ होगा, और इधर से मेरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो ये जो एंगल है ये मान लो थीटा है, ध्यान से देखना, ये ऊपर की ओर जा रहा है। एक सेकेंड, तो देखो अब बताता हूँ मैं कैसे। ये ठीक है ना, ये तुम्हारा मान लो एरिया इस तरह ऊपर की तरफ, यहाँ से इस तरह एरिया जा रहा है, इधर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आ रहा है। ये एरिया और इसके बीच में जो थीटा एंगल, ये जो एंगल बनेगा ना वहाँ पे, वो थीटा एंगल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो प्रोजेक्शन आ रहा है सो, ये तुम्हारा एरिया है, इसको तुम इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हो, इस तरह जस्ट। तो इसका सिर्फ ध्यान से देखो, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा ना। अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ध्यान से, ठीक है, इसको तुम इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे मीन्स कैसे, इसको जस्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका ये वाला एक्सिस ले रहे हैं क्योंकि फिर इसमें इंडिकेट करना आसान नहीं हो। तो जैसे मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था और ये उसमें इस तरह खड़ा, तो इसको हम जस्ट इस तरह ले रहे हैं, ये वाला साइड। नाउ इस पे काम करते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो होगा, ध्यान से देखो, इसको मैंने इस तरह लिया हुआ है, ये जो इस तरह है ना, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा एन वेक्टर एरिया के। ये जो एंगल है इसको मान लो हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तुमको बेसिकली निकालना है, तुमको पता है क्या है कि ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला रीजन है, बस उतना ही से तुम्हारा पास कर रहा फ्लूइड, बाकी इसको मीन्स नेट फ्लूइड उसी से पास कर रहा है, जो इसका परपेंडिकुलर रीजन है उससे कह सकते हैं ना। तो तुमको बस निकालना है कि ये वाला एरिया कितना है, जस्ट राइट, ये वाला पार्ट कितना है, यही तो प्रोजेक्शन है हमारा ना इसके परपेंडिकुलर में। तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला पार्ट अगर ये ए है मान लो, तो वेक्टर का ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ए कॉस थीटा, जस्ट ना। तो मीन्स ये समझ में आ गया ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है तो हमें जो नेट एरिया जो कंसीडर करना वो होगा ए कॉस थीटा। जस्ट ये समझ में आ गया होगा, मीन्स जस्ट प्रोजेक्शन है ये इस तरह था, हम इसका सिर्फ ये वाला पार्ट इतना प्रोजेक्शन ले रहे हैं, मीन्स प्रोजेक्शन से ही पास करेगा सिर्फ, ठीक है ना। लेट अस कंटिन्यू। तो अब डिफाइन करते हैं हम लोग फ्लक्स को, ये तो समझ में आ गया। अब फ्लक्स देखो क्या होता है। तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मीन्स ये इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं है, इसको कहते हैं मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड एरिया थ्रू विच इट इज़ पासिंग। जस्ट तो ये हो गया इसका कुछ फिजिकल टाइप का डेफिनेशन। और अगर इंट्यूशन चाहिए तो फ्लक्स जस्ट बताता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रहा है किसी गिवन एरिया से। इट इज जस्ट अ रिलेटिव क्वांटिटी जो बस बताता है कि रिलेटिवली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी गिवन एरिया से पास कर रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। फिर हो सकता है सेम एरिया हो लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा। जैसे जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ तो फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लक्स का सिंबल है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, सॉरी ई डॉट एस। एस लिखो या फिर तेरा मर्जी ई डॉट ए लिखो। ये बेसिकली एरिया वेक्टर है। तुम कुछ और नोटेशन यूज करने का मन, कोई एक नोटेशन चुन लेना। नाउ तुम्हें डॉट प्रोडक्ट पता है क्या आएगा? ई एस कॉस थीटा। देखो सेम चीज़ आ रहा है। ई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एस कॉस थीटा मतलब तुम्हारा जो नेट एरिया है, जिससे कि नेट एरिया कह सकते हैं जो भी, जिससे कि तुम्हारा फ्लक्स बेसिकली पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है सॉरी। तो ई एस कॉस थीटा, इसी को अगर तुम स्मॉलर करते जाओ, मान लो तुम्हारे पास कोई एक रफ एरिया आ गया जिसका, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो तुम क्या करोगे? हर इसको डिवाइड करोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, देन वहाँ पे तुम इसको कैलकुलेट करोगे ई डॉट डी एस, और उसके बाद सबको इंटीग्रेट कर दोगे ओवर द होल सरफेस। ये नहीं देता हूँ, ओवर होल सरफेस। तो दिस इज कॉल्ड फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रल। इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो या फिर तुम्हारा एरिया वेरी कर रहा हो, तो यहाँ तक सब क्लियर है। एक और नोटेशन है, मीन्स जस्ट नोटेशन, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा इसको रहने दो, आगे आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये में सिंपल से कॉन्सेप्ट था फ्लक्स के बारे में। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लो एक एरिया है, नहीं सिंपल, पहले सिंपल क्वेश्चन। ये एरिया था तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री। तुम्हें फ्लक्स निकालना है। मान लो इसका एरिया ए गिवन है, ठीक है ना, तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स इज नथिंग बट ई ए कॉस ऑफ 30 डिग्री। ई ए कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। एक बात याद रखना, यहाँ पे कभी भी एंगल में कंफ्यूज नहीं करना। ये एंगल हमेशा नॉर्मल और इसके बीच में होता है, तुम इसके और इसके बीच में ना ले लो, हमेशा नॉर्मल और इसके बीच में होता है वो एंगल, ठीक है। या फिर ये नहीं लेना और कुछ। और देखो सेकंड क्वेश्चन, मान लो कि तुम्हारा एरिया इस तरह परपेंडिकुलर था, जस्ट इस तरह था एरिया, यहाँ पे इस तरह परपेंडिकुलर था, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवा दिया। मान लो इस तरह तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर एरिया से तिरछा पास करवा रहे हो, सच डैट, देखो ध्यान से देखना, एरिया और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारा मान लो एरिया परपेंडिकुलर था यहाँ पे, और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के साथ, मैं रुक जाओ यार, मीन्स ये थोड़ा इंट्यूशन देना होगा तेरे को कैसे। मान लो ठीक है, ये था, ये देखो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर था और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा था, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मीन्स इसका नॉर्मल के साथ एंगल 60 डिग्री है। तुम इसमें मीन्स सिंपल है, ये कॉस 60 डिग्री EA/2 मीन्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारा एरिया ही हमेशा टिल्टेड हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सेम अलग डायरेक्शन से, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरिया टिल्टेड होगा। थर्ड केस, और भी केसेस है, जैसे मान लो सेम एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पास कर रहा है, मीन्स ये मेरा यही एरिया है, ये जो पेपर है वो मेरे एरिया, उस पर ये प्लेन बना है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इस तरह फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में देखो 60 डिग्री बना रहा है मान लो यहाँ पे। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना तुम्हें बताना है कि यहाँ से फ्लक्स क्या होगा। तो इस केस में देखो फ्लक्स इज इक्वल टू जस्ट एक इसका नॉर्मल क्या होगा, ये मेरा पेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री मतलब 0। तो देखो अब कुछ चीज़ दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, मतलब जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट देखो जो बात है कि फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है या फिर प्लेन के पैरेलल है। प्लेन का मतलब मेरा इसका मतलब है ये प्लेन है और एरिया वेक्टर ये है, ये परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर और ये प्लेन है जस्ट। तो अगर प्लेन के पैरेलल है या फिर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स हमेशा इक्वल टू 0 होगा। जस्ट नॉर्मल इंट्यूशन, ठीक है। प्लेन से पैरेलल का मतलब समझ रहे हो ना, ये प्लेन है, प्लेन और एरिया वेक्टर के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो एरिया वेक्टर है। तो प्लेन के अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा। नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मान लो एक प्लेन है उसी के ऊपर तूने चार्ज रखा, क्यू चार्ज। प्लेन मीन्स थिकनेस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम थिकनेस है, तुमने उस पर चार्ज रखा तो इस प्लेन से इस मीन्स क्यू तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन 0 होगा। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने चार्ज रखा तो उसमें फील्ड या तो बाहर लाइन जाएंगे, इस तरह जाएंगे फील्ड लाइंस, कुछ प्लेन्स के पैरेलल में जाएंगे, प्लेन्स के पैरेलल में जाएंगे, और कुछ इसके नीचे से जाएंगे इस तरह। लेकिन कोई भी जस्ट इसको क्रॉस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा है इसकी बहुत ही फाइनाइट सिंबल थिकनेस बहुत कम है, तो फ्लक्स 0 होगा इसके कारण, ठीक है। अब देखो ये था जस्ट नॉर्मल बॉडी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, पहले क्यूब का लेते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। क्यूब आसान रहेगा, देख के देखते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो पहले एरिया वेक्टर, क्लोज सरफेस है तो सारे एरिया वेक्टर्स बाहर की तरफ करो। ये बाहर की तरफ आ जाएगा और वो अंदर वाला अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। नाउ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, ठीक है, यहाँ से जस्ट ये क्यूब रखा हुआ था, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हो। तो देखो मीन्स यहाँ पे तुमको कुछ बात है जो समझ में आ जाएगा। जैसे पहले देखो, पहले उसको ये सरफेस मिलेगा ई और एन के दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा इस केस में मान लो इसका साइड सारा ए है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू इस केस में 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, φ1 इज इक्वल टू ई इंटू एरिया कितना है, ए इंटू ए कॉस 180 डिग्री, दैट इज नथिंग बट माइनस ई ए स्क्वायर। दूसरा देखो बाकी और भी साइड से, जैसे ये वाला साइड का जब तुम बात करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये नीचे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, या फिर इसे समझो ये प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम इसका भी बात करेगा तो नॉर्मल बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है, तो बाहर और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ इस वाले फेस से भी 0, सेम यहाँ पे भी सेम केस होगा और पीछे वाले में भी सेम केस होगा। तो ये चारों फेस से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो 5 फॉर ऑल दोज इक्वल टू 0। अब बचा ये लास्ट फेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एन के भी सेम डायरेक्शन। तो लास्ट 5 1 2 3 इज इक्वल टू ई इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, तो ई ए स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स थ्रू यानी क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, 0। नाउ अब देखो यहाँ पे आता है मेन चीज़। अगर मान लो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट मीन्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने कोई क्लोज सरफेस को ला करके यहाँ पे मान लो रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, हम यहाँ पे एक स्फीयर ला के रख दिए, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जाएगा, बाहर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फ्लक्स है इसमें वो 0 हो जाएगा। ये कॉमन इंट्यूशन है जो मैंने यहाँ बस एक एग्जांपल लेके भी दिखाया था, और भी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, उसमें पता चल जाएगा। तो मीन्स नॉर्मली समझो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर जा रहा है, और चूँकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगा ही उतना ही सारा इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता बाई चांस, तब कुछ ऐसा केस होता। मान लो नॉन यूनिफॉर्म होता, तब कुछ ऐसा केस होता। तब होता कि कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता। एक सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म केस में भी यही होगा। नो 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 नो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, हर केस में जो फ्लक्स है वो तुम्हारा जीरो होगा थ्रू द क्लोज सरफेस। और अगर जीरो नहीं हो रहा है, मीन सिंपल सा न्यूट्रेशन है कि तुम कैसा भी लो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है वो बाहर आएगा ही आएगा। मान लो कि बाहर नहीं आ रहा है, मान लो इधर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया, इधर से 2 ही बाहर आया, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अंदर कुछ ना कुछ होगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा होगा। और तुम्हें पता है वो चीज़ क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है, तो मीन्स अंदर में एक माइनस चार्ज है। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि इधर से 4 गया, इधर से 6 आया, तो तुम जानते हो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल नोटेशन। तो मीन्स अगर फाई जीरो नहीं हो रहा, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा, मतलब उसमें कोई चार्ज है। और अगर चार्जलेस मीन्स वहाँ कोई चार्ज नहीं है, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू का क्लोज बॉडी ऑलवेज जीरो। तुम कोई भी शेप लो, तुम रैंडम इस वाले भी शेप लोगा, तो भी इधर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगा। नाउ तो एक और एग्जांपल देखते हैं जस्ट क्लोज के लिए, ताकि खत्म इंट्यूशन क्लियर हो जाए। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, और ये जस्ट एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है। तो तुम्हें बताना है कि फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस बॉडी। तो चलो देखते हैं, पहले एरिया बनाते हैं। ये जो है ये वाला साइड जो होगा, ये वाला साइड, इसका एरिया बाहर की तरफ होगा, इसका इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं इधर। इसमें परपेंडिकुलर होगा सब एन कैप। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है, क्या एक तुमने लाइन, ये लाइन है मान लो, और इसके चारों तरफ तुम इस तरह सिलेंडर ले रहे हो, तो कहीं भी तुम वेक्टर लोगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा वो सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जितना भी लेटरल वाला पार्ट है, लेटरल सरफेस वाला पार्ट है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा जीरो हो जाएगा। सिंपल, तुम देख सकते हो कि ये प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या पैरेलल में ना प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये वाला प्लेन देखो, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर है, प्लेन का बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई वन मान लो, ये टू मान लो, ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना है कॉस 180 डिग्री, मतलब ई पाई आर स्क्वायर। इस वाले केस में क्या हो जाएगा 2 3 इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज ई पाई आर स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन होगा, सॉरी। नो नेट सम क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई नेट इज इक्वल टू अगेन 0। ठीक है, ओह